स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या रहेंगे और किस तरह के प्रश्न हैं ये। तो यहाँ पे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पर, निम्न में से किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में होता है। तो किस तापमान पर वाष्प यानी भाप बन जाता है, तो वो 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस पे उबलता है जल, तो वो वाष्प बन जाएगा। तो 100 ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, संपीड्यता अधिक होती है, यानी कि जिसको कंप्रेस किया जा सकता है वो किसकी अधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है गैसों को, क्योंकि गैसों के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग बहुत कम होती है और स्पेस बहुत अधिक होता है, तो हम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संपीड़ित हो सकता है वो गैस है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पोटेशियम का प्रतीक है। पोटेशियम का प्रतीक क्या है, तो पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं अपने केमिस्ट्री की भाषा में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण क्या क्या है, तो कोलाइड का उदाहरण स्याही भी है, दूध भी है, रक्त भी है, यानी कि द ऑप्शन सही हो जाए आपका, उपरोक्त सभी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है आपसे, दिए गए सूत्र में रिक्त स्थान भरिए। यहां पर है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, तो यानी कि 1/2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम जो है चाल कहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा है आपसे, केंद्रक का पता लगाया था, यानी केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से सरल रेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत परिणामी बल होगा। तो हमें बल निकालना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स का, हमें क्या निकालना है, परिणामी बल, बल को बोलते हैं फोर्स। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम ए, है ना। मास कितना दिया है, मास मतलब द्रव्यमान 5 kg, तो मास की जगह रखा 5 kg, इनटू में एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर लेते हैं। अब ये कितना हो जाता है आपका, 5 × 10 50, तो 50 न्यूटन आ गया आपका। तो यहाँ पे ब ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या होता है, जब वस्तु की गति त्वरित होती है तो वस्तु पर सदैव कोई बल जो है वो कार्य कर रहा होता है, यानी कि वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो होता है, प्रेशर का मात्रक जो होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं प्रश्नों को और समझते हैं उनके क्या आंसर हो सकते हैं। पहला है, गुरुत्वीय स्थिरांक का मान सदैव जो है स्थिर होता है। जो कैपिटल जी होता है उसको हम गुरुत्वीय स्थिरांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो होता है वो स्थिर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण छोटा वाला जो जी है, इसका मान जो हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला जो प्रश्न है इसमें क्या पूछा गया आपसे, पशु धन के प्रबंध को जो है पशुपालन कहते हैं। ठीक है, खालिस्तान क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करने वाली पद्धति जो है IUPAC, आयुपेक है। ठीक है, 1 मीटर बराबर खालिस्तान नैनोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर 1 × 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, 10⁻⁻9। ध्यान रखना है, 10⁻⁹ लिखा है, ये लिखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। वह जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकते, वह जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते वो तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। तेल में जल का मिश्रण जो है बिस्मांगी मिश्रण है। ठीक है, बिस्मांगी मिश्रण है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है, तो आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। कैल्शियम का प्रतीक लिखो, कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं।
समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। चाल का मात्र लिखो तो चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में होती है। बल को परिभाषित करो तो बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गतिमान अवस्था दिशा को बदलने की प्रवृत्ति रखता है। गतिमान अवस्था कॉमा दिशा, या तो उसकी अवस्था वो चल रहा है तो उसको रोक दो, या रुका हुआ है तो उसको धक्का मार के चला दो, तो यही तो बल है। या उसकी दिशा को घुमा दो, मतलब जिस दिशा में है उसका, आप किसी चीज को लेफ्ट रखा है तो आप उसको राइट में घुमा दो तो आपका बल से वो घुमा है, तो दिशा को बदलने की प्रवृत्ति को जो हम बल कहते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृथ्वी से जितना हम ऊपर जाते हैं तो जी का मान घटता जाता है। 9.8 जो है वो धीरे धीरे घटता जाएगा। जी व कैपिटल जी में सार्वत्रिक नियतांक कौन सा है? तो सार्वत्रिक यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, तो यहाँ पे कैपिटल जी लिख दिया मैंने। एक कोशिकीय जंतुओं के नाम लिखिए, तो आप अमीबा बता सकते हैं, पैरामीशियम है, युगलिना है और प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, ये सारे आते हैं इसमें। रबी की 2 फसलों के नाम लिखिए, तो गेहूं है, चना है, आपके 2 फसल हो गए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण को रेखांकित कीजिए। तो तीनों अवस्थाओं को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है ना। ठोस में क्या होता है? देखिए, जो द्रव्य होता है, ध्यान रखिएगा, जो द्रव्य होता है ये संघनन होगा ना। ठोस जो है ठोस द्रव्य में बदल जाएगा, संगलन होगा तो ठोस जो है ये द्रव्य में बदल जाएगा। तो हमने तीर दिखा रखा है इस तरफ, आप देख रहे हैं तीर किधर है? ठोस से द्रव्य की ओर, तो वो संघनन कहलाता है। और द्रव्य से जब ठोस बनेगा तो उसको जमना बोलते हैं। द्रव्य से अगर कोई चीज गैस बनती है तो उसको वाष्पीकरण बोलेंगे, और गैस से कोई चीज जो है द्रव्य बनेगा तो उसको संघनन बोलते हैं, संघनन, ठीक है। और इसके बाद जो है गैस से अगर कोई चीज ठोस बनती है तो उससे निक्षेपण कहते हैं। और आपका ठोस से अगर कोई चीज गैस बन जाती है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपसे पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ठोस की तीनों अवस्था जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को हमने इस चित्र के माध्यम से आपको बताया है। एलपीजी व सीएनजी के विस्तार रूप लिखिए। तो एलपीजी को बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी को बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसके बाद जो है उन 2 तत्वों के नाम लिखो जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो एक होता है पारा, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और एक होता है ब्रोमीन, जिसको Br से डिनोट करते हैं। धातुओं के कोई 4 गुणधर्म को लिखो। तो धातुओं में सबसे पहली बात, धातुओं में चमक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, चमक पाई जाती है धातुओं में, तो हम लिखेंगे चमक। तो हम यहाँ पे चमक डाल करके लिख देंगे धातु अधिक चमकीले होते हैं। आघात वर्णीय, आघात वर्धनीय होते हैं, तो आघात वर्धनीय है कि धातु पे हम चोट मारेंगे तो वो चादर की तरह भी फैल सकते हैं, उनको चादर भी बनाया जा सकता है, उनकी पतली शीट भी बनाई जा सकती है। तन्य, तन्य मतलब होता है उनके अंदर लचीलापन होता है। धातु को जो है हम रॉड बना सकते हैं, सरिया बना सकते हैं, उसकी लंबी लंबी जो है तार बना सकते हैं धातुओं से। देखा होगा आपने, धातुओं के तार आपको मिलेंगे, सरिये जब लिंटर डलता है तो सरिये बांधने के लिए पतले पतले तार आते हैं। और जो है कपड़े सुखाने के लिए भी जो है आपके पतले पतले तार देखोगे आप, लोहे के बांधे होते हैं। और चालक होते हैं धातु। धातु क्या होते हैं? ऊष्मा के और विद्युत के चालक होते हैं। तो ये 4 जो है इसके गुणधर्म मैंने लिख दिए हैं। चमक होती है, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, चालक होते हैं। अब आप सभी को समझा सकते हैं कि धातु जो है, धातुओं में चमक होती है। और फिर इसके आघात वर्धनीय लिखोगे तो यहाँ पे आप डैश डाल के लिख दोगे। धातु आघात वर्धन आघात वर्धनीय होते हैं, इनको पीट पीट करके चादरें बनाई जा सकती हैं। फिर तन्य लिख करके डैश लगा दोगे, तन्य के बारे में बता दोगे कि धातु जो है अत्यंत तन्य होते हैं, इनके द्वारा जो है आप रॉड बना सकते हो, सरिया बना सकते हो, साथ ही साथ इससे तार बना सकते हो, ये तन्य होते हैं। और फिर चालक के आगे डैश लगा दोगे और फिर चालक लिखोगे, तो धातु जो है ये विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आंसर। सोना व चांदी के प्रतीक लिखो। तो सोना और चांदी के प्रतीक, सोना को हम बोलते हैं एयू और चांदी को बोलते हैं एजी, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। वेग को परिभाषित करो। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है वो होता है F=G इंटू कैपिटल M इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। अगला जो क्वेश्चन है, पनडुब्बियां किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो पनडुब्बियां जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। खरीफ की फसल की परिभाषा लिखो। तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर के आसपास में काटी जानी फसलें होती हैं। इसके बाद जो है वार्मी कंपोस्ट खाद को परिभाषित करो। तो यहाँ पर हम जो है बोलेंगे केंचुओं द्वारा जैविक पदार्थों को खाकर और पचाकर निकाले गए मल को या अपशिष्ट को वार्मी कंपोस्ट कहते हैं। वार्मी कंपोस्ट जो है केंचुओं द्वारा जो भी चीज़ खाई जाती हैं उन पदार्थों को खाने के बाद में जो उनका मल त्यागते हैं, ठीक है, उसी मल को जो है वार्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसीलिए वर्म, वर्म मतलब केंचुआ होता है, इसीलिए वार्मी कंपोस्ट कहा जाता है। पशुपालन के लाभ लिखिए। तो पशुपालन के बहुत सारे लाभ है। पशुपालन से जो है हमें दूध, मक्खन, दही, घी वगैरह सब मिलता है। ठीक है, पशु जो है हमें पशुओं से हमें खेती में, हमारे पशु से हम खेती में काम ले सकते हैं। ठीक है ना, और भी बता सकते हैं। पशु के जो मल मूत्र होता है उसको हम खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा पशु का इस्तेमाल जो है कृषि कार्य में होता है, जैसे हल चलाना, सिंचाई करना या बोझ ढोने के लिए। और पशु जो है और क्या कर सकते हैं, पशुओं को जो है हम पशु से जो है हम रेशम, देखो क्योंकि रेशम के कीड़े होते हैं, मांस, अंडे, शहद जैसी चीज़ें प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। बहुत सारे लाभ हैं, आप जितनी मर्जी उतना लिख दो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखो। इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपको पता ही है एन होता है आपका। नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, एन होता है। ऑक्सीजन का प्रतीक जो होता है आपका O2 होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रतीक जो होता है वो एल होता है, ये एल होता है। और क्लोरीन का प्रतीक जो है वो होता है आपका Cl। ठीक है, अब यहाँ पे लाइजोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा जाते हैं, यानी पचा लेते हैं। इसलिए जो है लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, त्वरण की परिभाषा, मात्रक व सूत्र लिखिए। हम जानते हैं कि त्वरण क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम छोटे ए से डिनोट करते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ए जो इक्वल्स टू क्या होता है, जो आपका अंतिम वेग में से जो है प्रारंभिक वेग को माइनस कर देते हैं और गुणा में समय कर देते हैं। ये होता है त्वरण का फॉर्मूला। ए इक्वल्स टू कैपिटल वी माइनस यू इंटू टी। यहाँ पर ए जो है ये त्वरण है और जो कैपिटल वी है ये आपका क्या है, अंतिम वेग है। और छोटा यू क्या है, ये प्रारंभिक वेग है। और आपका टी क्या है, ये समय है। ठीक है, तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र ये होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए किन्हीं दो कोशिकांगों का वर्णन करो। तो जंतु कोशिका का चित्र तो आपके पास डायग्राम है ही आपकी बुक में, आप वहां से देख सकते हैं आराम से, अथवा इसमें दिया गया है केंद्रक का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है न्यूटन गति के प्रथम नियम व तृतीय नियम को परिभाषित करिए। न्यूटन के प्रथम नियम और तृतीय नियम को पूछा गया है कि परिभाषा दीजिए और इनका एक एक उदाहरण स्पष्ट कीजिए। इसमें अथवा में एक न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 800 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यानी कि एक 800 किलोग्राम का जो है रेल इंजन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रति 2100 किलोग्राम द्रव्यमान वाले, यानी कि एक इंजन जो है वो 800 किलोग्राम का है और ये इंजन जो है 2100 किलोग्राम के 5 डब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। 2100 किलोग्राम के 5 डब्बे हैं। यदि इंजन 40,000 न्यूटन बल आरोपित करता है, यानी 40,000 न्यूटन बल लगाता है तथा पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण पर बल लगाती है, घर्षण बल लगाती है, यानी ये फ्रिक्शन बल जो है 5,000 न्यूटन लगाती है। तो ज्ञात करना हमारे को कुल त्वरण बल कितना होगा और रेल का त्वरण कितना होगा। सबसे पहले देखो इसमें है आपका रेल कितने किलोग्राम का है, रेल का द्रव्यमान है 8,000। तो हम मान लेते हैं
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। रेल जो है इसका द्रव्यमान मास है जो है वो कितना है, वो है 8000 किलोग्राम। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 5 डिब्बे भी हैं, तो डिब्बों का द्रव्यमान, डिब्बों को मैं डी से बोल देता हूँ। ठीक है, आप बाद में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, डिब्बों का द्रव्यमान, डिब्बों का द्रव्यमान मास। डिब्बों का द्रव्यमान कितना है, 21 किलोग्राम। कितने डिब्बे हैं, 5 डिब्बे, तो 2100 गुणा 5 कितना हो जाता है, 5 ये हो गया और 5 दूनी 10 ये हो गया, 5 दूनी 10, ये हो जाता है आपका 10,500 kg। ठीक है, डब्बों का द्रव्यमान यानी डब्बों का मास और रेल का मास ये हो गया, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल मास, तो साइड में लिख रहा हूँ अब आगे, ये टोटल मास या कुल द्रव्यमान। टोटल मास कितना हो जाएगा, 8000 प्लस में 10,500 बराबर में कुल द्रव्यमान कितना आ रहा है, प्लस कर लेते हैं, तो ये आपका 10,500 प्लस में 8000, 18,500, 18,500 कुल द्रव्यमान हमारे पास आ गया। ये तो कुल द्रव्यमान है। अब आगे देखते हैं इसमें और हमारे करना क्या है, ये कुल द्रव्यमान हो गया। अब इंजन द्वारा आरोपित बल जो है हमें दिया गया है कितना है, 40,000 न्यूटन। तो अब मैं इंजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंजन का फोर्स जो है, इंजन द्वारा आरोपित बल, तो इंजन का फोर्स। ठीक है, तो आप हिंदी में लिखो इंजन द्वारा आरोपित बल, एफ से दिखाते हैं फोर्स, तो इंजन का फोर्स जो है वो कितना है, 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन। इसमें एक चीज़ और दे रखी है, जो तथा पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक और बल लग रहा है, वो कौन सा है, आपका पटरी का बल, ये घर्षण बल है। एक तो देखो ये आपका न्यूटन बल है जो आरोपित हो रहा है, और ये घर्षण बल है, यानी कि घर्षण बल हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये आपका घर्षण बल मैं लिख देता हूँ, ये आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ही है घर्षण बल। फोर्स मतलब एफ मतलब फ्रिक्शन, घर्षण, और एफ मतलब फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है इतना, तो यहाँ पर आ गया 5,000 न्यूटन। ठीक है, यानी कि इस 40,000 न्यूटन बल में से 5,000 न्यूटन बल तो घर्षण का ही है, तो इसमें से निकाल लेते हैं। आरोपित बल कितना हो जाएगा, यानी फोर्स एक्सर्ट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बोल सकते हैं। नेट फोर्स बराबर कितना हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं नेट फोर्स, जो हमें कुल त्वरण निकालना है, त्वरित बल निकालना है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नेट फोर्स जो है आपका 40,000 माइनस 5,000, 40,000 माइनस 5,000 बराबर कितना हो जाता है, ये 35,000 न्यूटन। ये आपका ये ए वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब बी वाला पार्ट देख लेते हैं। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, रेल का त्वरण निकालना है। तो हमारे को पता है कि त्वरण जो निकालते हैं, तो उसमें ए निकालना पड़ेगा। हमारे को पता है फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी हमने ऊपर बात किया था। बल होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। फोर्स हमें पता है, ठीक है, फोर्स कितना है, कुल द्रव्यमान कितना, अभी अभी हमने देखा था, कुल द्रव्यमान कितना है आपका, यहाँ पे था आपका 8,000, और ये था इसका, यहाँ पे रहा कुल द्रव्यमान जो था 18,500। तो फोर्स की जगह, कुल द्रव्यमान की जगह 18,500 लिखे, बराबर में, अच्छा फोर्स नहीं द्रव्यमान है, सॉरी, फोर्स तो हमने अभी निकाला था ना, नेट फोर्स कितना है, 35,000, 35,000 तो एफ की जगह लिख दिया। एम की जगह द्रव्यमान लिखेंगे, द्रव्यमान कितना है 18,500, तो ये हो गया आपका 18,500। हमें ए निकालना है, रेल का त्वरण निकालना है, त्वरण को ए बोलते हैं। ठीक है, तो ए हमारे को पता नहीं है, तो ए हमने गुणा कर दिया, ए ऐसे ही छोड़ दिया, ए यहीं रह जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 35,000
बटे में 18,500। 18,500 ठीक है। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 से 10, ऊपर वाले कट गए, 350 बटे 185 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर ले। ये आ रहा है आपका 1.89, ठीक है, इतना कट के आ जाएगा ये। आपको पता ही है कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मात्रक, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। तो ये हो गया बी पार्ट, ये हो गया ए पार्ट का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। तो इस तरह का प्रश्न पत्र है। आशा करता हूँ ये प्रश्न पत्र आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बता दिए हैं आपको। और भी प्रश्न पत्र जो हम डालेंगे आप बस पढ़ते जाइए, आप निश्चिंत रहिए कि कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, क्या लिखना है, सब आंसर्स आपको बताए जा रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते जाइए। जितना आप पढ़ोगे ना उतना ऑटोमेटिक जाके एग्जाम में लिखोगे आप। तो अच्छी बात है कि आप लोग जो है वीडियो को समझ चुके होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में आपका जो स्कोर है ना इम्प्रूव होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।